वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रूल्स की बात करेंगे हम लोग। जो एक्सपेरिमेंट लेनॉर्ड, मिल्कन और हर्ट्ज ने किया था, उससे जो रिजल्ट्स आए हैं उनको हम लोग लिखने वाले हैं। टॉपिक का नाम आप डाल दीजिएगा लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए यहां पर टोटल 5 लॉ बनाए गए हैं, 5 रिजल्ट्स बनेंगे। फर्स्ट लॉ की अगर हम बात करें, देखो पहला रूल समझ लेना। आपको याद होगा मैंने बताया था कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं लाइट की, इंटेंसिटी का सीधा रिलेशन किससे होता है? नंबर ऑफ फोटॉन से। और जो फोटॉन गिरेंगे मेटल सरफेस पर, सिंगल फोटॉन अपनी टोटल एनर्जी सिंगल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। तो जितने ज्यादा फोटॉन्स गिरेंगे उतने ही ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। जो इलेक्ट्रॉन निकलता है फोटॉन से गिरने के बाद उसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो देखो इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, और नंबर ऑफ फोटॉन इंक्रीज होने का मतलब हो गया नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। जो रेट ऑफ इमिशन होगा पर सेकंड निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, जो रेट ऑफ इमिशन होगा वो इंटेंसिटी बढ़ाने से बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी नहीं बढ़ती है फोटॉन की, फोटॉन का साइज नहीं बढ़ता है, फोटॉन का नंबर बढ़ता है। ओके, तो फर्स्ट रिजल्ट हमारा ये है कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो इमिशन का रेट बढ़ जाता है। दूसरा रूल ये है, इंटेंसिटी बढ़ाने से जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती है, उस पर एनर्जी पर डिपेंडेंट इंटेंसिटी जो है वो एनर्जी को इफेक्ट नहीं करेगी। तो फर्स्ट रूल लिख रहा हूं, देखिए on increasing intensity of incident radiation, the rate of emission of photoelectrons increases। ये फर्स्ट रूल बनेगा हमारा। सेकेंड रूल हम कहेंगे एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन does not depends on intensity of incident radiation। थर्ड नंबर की हम बात करते हैं। देखो इंटेंसिटी पर तो एनर्जी डिपेंड नहीं करती है, लेकिन जो एनर्जी है फोटॉन की, जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं रेडिएशन की तो फोटॉन की एनर्जी बढ़ेगी, E इज इक्वल टू एच न्यू। देखो अगर हम फोटॉन की एनर्जी की बात करें तो E इज इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू। एनर्जी ऑफ फोटॉन डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो फोटॉन की एनर्जी बढ़ेगी, यानी फोटॉन का साइज बढ़ेगा। और वो जब किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन को मिलेगी तो ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिली कि नहीं मिली? तो जब वो एमिट होगा तो उसका थोड़ा सा पार्ट वर्क फंक्शन में कन्वर्ट होगा, बाद बाकी काइनेटिक एनर्जी होगी कि नहीं? तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे उतना ज्यादा फोटॉन की एनर्जी बढ़ेगी, उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी फोटो इलेक्ट्रॉन की। यानी हम ये कह सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? इंटेंसिटी पर नहीं। ऊपर देखो सेकंड में यही बात बोली है, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। तो फिर किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पर। तो अब यहां थर्ड रूल में यही लिखेंगे, द एनर्जी ऑफ, यहां एनर्जी सेंस हमारा काइनेटिक एनर्जी से रहेगा। द एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन frequency of incident radiation। अब थर्ड रूल के बाद फोर्थ पे आते हैं।
याद करो एक कॉन्सेप्ट डाला था मैंने, एक्सपेरिमेंट में समझाया था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। अगर इंसिडेंट लाइट की वैल्यू की फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर लिमिटेड वैल्यू से लेस देन है तो कभी भी इलेक्ट्रॉन अपनी मेटल सरफेस को लीव करके इजेक्ट आउट नहीं होता है। उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी के जब फोटॉन आएंगे, इंसिडेंट होंगे, तभी वो इमिशन स्टार्ट होता है। तो वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है उसको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये अगला रूल इसी को डिफाइन करने वाला होता है। तो अब यहां पर हम लिखेंगे द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, द एमिशन ऑफ फोटो electrons started after a definite limit of frequency of incident radiation started after a definite limit of frequency of incident radiation. Such limiting frequency is known as threshold frequency. फिफ्थ रूल सुन लीजिए। मैंने बताया था कि जैसा ही आप लाइट डालेंगे मेटल प्लेट पर वैसा ही इलेक्ट्रॉन एमिट होने लगते हैं। इंसिडेंस होने और इमिशन में कोई टाइम लैग्स नहीं होता है। देयर इज नो टाइम लैग्स बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ द रेडिएशन एंड इमिशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये फिफ्थ रूल यानी लास्ट है। तो देयर इज नो टाइम लैग्स बिटवीन incidence of radiation on metal surface and emission of photoelectron। ये 5 रूल्स हैं, इनको नोट करें आप लोग। देखिए अब हम बात करते हैं आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की। आपको जानकारी होनी चाहिए आइंस्टाइन को नोबेल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ही मिला है। आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बनाने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप किया, कुछ बताया है, मैं उस पर बात करता हूं। आइंस्टाइन के हिसाब से जो रेडिएशंस है ना, प्लांक के कॉन्सेप्ट से उन्होंने पढ़ा या उठाया कह सकते हो, एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में चलते हैं। और जो इंटेंसिटी है वो सीधे सीधे नंबर ऑफ फोटॉन के रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर हम इंटेंसिटी लाइट के बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं। और जो फोटॉन होगा वो सिंगल इलेक्ट्रॉन को अपनी टोटल एनर्जी ट्रांसफर कर देता है। ये तो मतलब स्टार्टिंग में इतना लिखना है, फिर हम लोग इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो थोड़ी जगह हम छोड़ देते हैं अभी से ये सब लिखने के लिए। फिर इन्होंने कहा आइंस्टाइन ने कि जो फोटॉन की एनर्जी है, सपोज करो वो एनर्जी एच न्यू है। एच न्यू होती फोटॉन की, एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। तो जो एनर्जी है वो 2 स्टेप्स में यूज होती है। एक पार्ट इस एनर्जी का, फोटॉन की एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन में वर्क फंक्शन के फॉर्म में यूज हो जाता है। कैसा? एज ए वर्क फंक्शन, पीछे पढ़ा चुका हूं मैं। और अगर बची है एनर्जी इसके बाद भी तो वो फोटो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी की तरह मिलती है, जिस काइनेटिक एनर्जी से फोटो इलेक्ट्रॉन अपनी सरफेस मेटल को छोड़ करके बाहर आता है। तो यानी इनडायरेक्ट वे में हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि फोटॉन की एनर्जी 2 तरह से इस्तेमाल की जाती है मेटल सरफेस पे।
पहला पार्ट एज ए वर्क फंक्शन और दूसरा पार्ट इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बनाने में। अच्छा एक बात बताओ, फोटोन की एनर्जी को हम लोग क्या लिखते हो? एच न्यू। वर्क फंक्शन को क्या लिखते हो? एच न्यू नॉट। काइनेटिक एनर्जी अभी के रख देते, बाद में mv स्क्वायर कर देंगे। यहां से E के इज इक्वल टू देखो क्या बन रहा है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। एच कॉमन ले लो, न्यू माइनस न्यू नॉट। ये जो इक्वेशन है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हो, या काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड कराएगी फोटो इलेक्ट्रॉन को, तो उसे हम हाफ mv मैक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एच न्यू माइनस न्यू नॉट। देखो ये हमारी जो इक्वेशन है ना, इसी को हम आइंस्टाइन्स का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। इस इक्वेशन के बिहाफ पर वो 5 रूल जो अभी लिखे ना, उनको एक्सप्लेन करूंगा मैं। क्वेश्चन ज्यादातर यही आता है एग्जाम में। एग्जाम में आता है राइट डाउन या डिस्क्राइब आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड एक्सप्लेन लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन। पूरा क्वेश्चन इस तरह से आता है। तो पहली चीज, लॉस तो आप जान ही गए हो, बट हमें वो एक्सप्लेन करने, इसको समझाते समझाते, और ये समझाना है पूरा। अब यहां पर देखो एच क्या है, एच क्या है अगर तुमसे कोई पूछे, एच क्या है भाई? प्लैंक कांस्टेंट। ओके, अच्छा न्यू क्या है भैया? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन या इंसिडेंट रेडिएशन। फोटोन कह दो या रेडिएशन भी कह सकते हो। न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या है भाई? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बोलो बच्चा लोग। यहां से अब हम शुरुआत से फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा डिटेल जो लिखनी भी है। इक्वेशन हो गई है, बट हम कुछ बैकग्राउंड तो बनाएंगे। तो हम कहेंगे according to Einstein, radiation have energy packets known as फोटोन। ओके, ये लाइन वैसे मैक्सवेल उसके प्लैंक उससे है, क्वांटम कॉन्सेप्ट से, ठीक है। हाँ, एज फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन इज एच न्यू, वेयर एच इज प्लैंक कांस्टेंट and nu is frequency। अब देखो इसके बाद हम ये कहेंगे कि ये जो एनर्जी है फोटोन की, ये जो फोटोन गिरेगा मेटल सरफेस पे, तो टोटल एनर्जी सिंगल इलेक्ट्रॉन को मिलेगी और वो 2 पार्ट में यूज होगी। तो एनर्जी ऑफ फोटोन always transferred to single electron and used in 2 ways. One as work function, one as work फंक्शन। वर्क फंक्शन का फार्मूला पीछे लिख चुका हूं मैं, W इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, एंड रेस्ट एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन, ये तो डिस्कशन। अब दैट इज करके यहां से आप पूरा कॉन्सेप्ट नोट कर डालें फटाफट। तो फाइनली हम ये बात लिख देंगे, दिस इक्वेशन इज
आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो चलो ये तो बात हो गई। अब इसी के बिहाफ पर हम लोग लॉज को एक्सप्लेन करेंगे। वी कैन एक्सप्लेन लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ above इक्वेशन। चलो उठाते हैं पहला लॉ। देखो हम ये कहेंगे कि हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू वाले लाइट को लेते हैं और उसको मेटल सरफेस पे डालते हैं और धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं। तो हम ये पाते हैं कि इंटेंसिटी बढ़ाने से उसी रेशियो में नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते जाते हैं, जिससे कि इजेक्ट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता जाता है, ना कि उसकी एनर्जी। एनर्जी अब भी h न्यू ही रहती है। ये बात हमें फर्स्ट और सेकंड लॉ को एक्सप्लेन कर रही है। फर्स्ट लॉ क्या था कि जो एनर्जी है वो डिपेंड नहीं करती है इंटेंसिटी पर। बोलो फर्स्ट में क्या लिखा है था? देखो इंटेंसिटी बढ़ाने से रेट ऑफ एमिशन बढ़ता है, नहीं फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। फर्स्ट ये था। और सेकंड कहता है इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनर्जी, डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। ये दो चीजें एक साथ एक्सप्लेन होने वाली हैं, तो यही बात हमें लिखनी है। लिखिए, इफ वी टेक a radiation of a definite frequency nu and increases intensity, then number of photons increases as a result rate of emission of photoelectrons also increases, but energy of photon remains h nu. This explains लॉ 1 and 2। देखिए दो लॉ हमने यहां डिस्क्राइब किए। अब हम थर्ड लॉ एक्सप्लेन करने वाले हैं। थर्ड लॉ हमारा कहता है कि जो फोटोन की एनर्जी है, या यूं कहें फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी है, वो डिपेंड करती है किस पर? फ्रीक्वेंसी पर। किस पर? फ्रीक्वेंसी पर। तो अब देखो, एंड फ्रॉम इक्वेशन EK इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट। यही तो इक्वेशन थी हमारी अभी, यही तो आइंस्टाइन इक्वेशन है। इसको देखकर आपको लग नहीं रहा कि EK की वैल्यू न्यू पर डिपेंड कर रही? देखो EK की वैल्यू न्यू पर डिपेंड कर रही कि नहीं? अगर न्यू बढ़ेगा यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो EK बढ़ेगा, इंप्रूव होगा। तो हम कैसे? फ्रॉम इक्वेशन दिस वी कैन सी दैट एनर्जी ऑफ फोटोन h न्यू एंड EK, ये किसकी है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। EK डिपेंड्स ऑन न्यू, दैट इज ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, on increasing frequency nu,
EK also increases. This explains law third. इसने थर्ड लॉ को एक्सप्लेन किया, थर्ड लॉ। अब हम फोर्थ लॉ एक्सप्लेन करने वाले। फोर्थ लॉ पता क्या था? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए था। उसमें बताया था कि अगर इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से छोटी है तो रेडिएशन, मतलब वो जो एमिट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो नहीं निकलते हैं, ये तो बोला था। तो इस इक्वेशन में ध्यान से देखो जरा, आप इसी इक्वेशन में देखो जरा, यहां पर अगर सपोज करो, देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है। अगर हम कह दें, देखो इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, मतलब क्या हुआ? इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड। इफ दिस, देन देखो ईके की वैल्यू कैसी आएगी, गेस करो यहां से, देखो निगेटिव। ईके बिकम्स निगेटिव। क्या कभी काइनेटिक एनर्जी निगेटिव हो सकती है? अगर काइनेटिक निगेटिव होगी तो वेलोसिटी इमेजिनरी हो जाएगी, रूट में निगेटिव चला जाएगा कि नहीं, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो ये तो पॉसिबल है नहीं कभी वेलोसिटी इमेजिनरी हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? मन में ही चल रहा कोई चीज। तो यहां कह सकते हैं ईके इज इक्वल टू निगेटिव, विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल। यानी एक्सप्लेन कर रहा है फोर्थ लॉ को, इन थ्रेशोल्ड को, कि इससे कम एनर्जी फ्रीक्वेंसी नहीं होनी चाहिए। दिस एक्सप्लेन्स फोर्थ लॉ। अब बात आती फिफ्थ लॉ। उसको कोई यहां से देख करके आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, उसको बस लिख देना है खाली कि कोई टाइम लैप्स नहीं होता, वो प्रैक्टिकली ही चेक होता है। बट लिखते हैं यहां पर, तो हम कहेंगे एंड देयर इज नो टाइम लैग्स between incidence of radiation and emission of photoelectrons. Emission of photoelectrons. ये हमारा टॉपिक पूरा हुआ, इसको नोट करें। देखिए अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ फोटोन के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी प्रॉपर्टीज की बात करें। फोटोन पहले बता दिया, एनर्जी पैकेट होता है। फोटोन क्या होता है? एक पैकेट है, एनर्जी पैकेट, जिसकी एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू होती है। तो फर्स्ट नंबर तो ये लिख देंगे, इट इज एनर्जी पैकेट। और इसकी एनर्जी होती कितनी है? एच न्यू। देखो फोटोन का अपना कोई चार्ज नहीं होता है, मास होता है, लेकिन फिर वो वेलोसिटी की वजह से होता है, ड्यू टू मोशन। तो इसमें लिख दें इट हैव नो चार्ज। इसकी स्पीड ध्यान रखिएगा उतनी होती है जितनी की लाइट की होती है, यानी ये वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से प्रोपगेट करेगा। इट्स स्पीड इन वैक्यूम is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब अगली बात करते हैं। देखो जितने फोटोन होंगे, ध्यान रखना, मीडियम बदलने पर उनकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, वेलोसिटी बदलेगी और वेवलेंथ बदलेगी। तो हम कहेंगे द फ्रीक्वेंसी ऑफ photon does not changes. The frequency of photon does not changes on changing the medium. But velocity and wavelength वेरीज। देखो इसके फॉर्मूले वाइज हम कुछ एक दो यहां फार्मूला लिख देते हैं। एनर्जी तो देखो आप जानेंगे E इक्वल टू क्या होती है? एच न्यू। और C इक्वल टू न्यू लैम्डा, सुना कि नहीं सुना? तो न्यू इज इक्वल टू C बाई लैम्डा। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है,
hc बाई लैम्डा, सब फार्मूले की तरह आपको तैयार कर लेने हैं। इसको नोट करो, फिर एक आध और कैरेक्टर बताता हूं मैं। फोटोन का जो रेस्ट मास है वो ध्यान रखिएगा 0 होता है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज यानी एम नॉट 0 होता है। ठीक है, एक और हम बात कर लेते हैं, कैरेक्टर की बात है जब हम लोग ये बात और कह सकते हैं, एक पॉइंट हमारा लास्ट में पहुंचेगा कि जो ये फोटोन का एमिशन होता है रेडिएशन में, रेडिएशन चलता कैसे है, पैकेट्स के फॉर्म में, तो कंटिन्यूअस नहीं होता है, पल्स के फॉर्म में या रुक रुक के निकलते रहते हैं फोटॉन्स किसी भी सोर्स से। तो हम कह सकते हैं एमिशन ऑफ फोटॉन्स इज नॉट कंटिन्यूअस, एमिशन ऑफ photons is not continuous. These are emitted after some time interval, आफ्टर सम टाइम इंटरवल, यानी थोड़ा टाइम रुक रुक करके निकलते रहते हैं बस।